ये एक 3D प्रिंटर है। ये आपके कंप्यूटर में सेव 3D मॉडल्स लेता है और उन्हें आपकी आंखों के सामने सच में बना देता है। 3D प्रिंटर्स बड़े ही अमेजिंग और थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर साल ये टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होती जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको इनमें से एक मशीन दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करती है। वेलकम टू यूनिक लेयर 3D। मेरा नाम अक्षय है और मैं 3D प्रिंटिंग बिजनेस चलाता हूँ। फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। साइंस फिक्शन मूवीज में एक डिवाइस होता है जिसे रेप्लिकेटर कहते हैं। आप उससे कुछ भी मांगो और वो चीज तुरंत आपके सामने आ जाती है। आज हमारे पास रेप्लिकेटर्स तो नहीं है, पर 3D प्रिंटर काफी हद तक वैसा ही काम कर रहा है। ये काम तुरंत तो नहीं होता, पर फिर भी ये काफी कमाल की चीज है। 3D प्रिंटिंग एक तरह की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें आप जीरो से शुरू करते हो और लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करते हो जब तक चीज पूरी ना हो जाए। इसकी तुलना सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग से करके देखो। उसमें एक मेटल ब्लॉक जैसा मटेरियल लिया जाता है और उसे काट काट कर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। देखा कितना सारा वेस्ट निकलता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल बहुत कम वेस्ट होता है। ये 3D प्रिंटिंग का एक बड़ा फायदा है। हाँ, ये सच है कि 3D प्रिंटर से आप टॉयज, मिनिएचर मूवी प्रॉप्स जैसी चीजें बना सकते हो। राखो 3D प्रिंटर से काम की प्रैक्टिकल चीजें भी बनाई जा सकती हैं, जैसे किचन के लिए लिड होल्डर, जिप टाइज, हर चीज के लिए एडजस्टेबल सपोर्ट्स, वाईफाई QR कोड साइन और कस्टमाइज झाड़ू होल्डर भी। ये किचन के लिए बहुत यूजफुल है। आप अपने 3D प्रिंटर के लिए एक्सेसरीज भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ लिमिट सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। रियल वर्ल्ड में इसके और भी इंटरेस्टिंग यूज है। 3D प्रिंटेड खाना, हाँ, इसे सच में खाया जा सकता है। 3D प्रिंटेड कपड़े और उन लोगों के लिए 3D प्रिंटेड नकली हाथ पैर, प्रोस्थेटिक्स जिन्हें जरूरत है। बड़ी कंपनीज 3D प्रिंटिंग का यूज कर रही हैं क्योंकि ये सस्ता है और जल्दी बनता है। स्पेसएक्स जैसी कंपनीज तो अपने रॉकेट्स के पार्ट्स भी 3D प्रिंट कर रही हैं। नासा चाहता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स घर से दूर हो तब वो जरूरी सामान वहीं प्रिंट कर ले। इससे उन्हें स्पेस में ज्यादा टूल्स और स्पेयर पार्ट्स नहीं ले जाने पड़ेंगे। और अब तो 3D प्रिंटेड घर भी बन रहे हैं। प्लास्टिक की जगह इनमें एक खास तरह का कंक्रीट जैसा मटेरियल यूज होता है और हाँ, लोग सच में उनमें रहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छे दिखते हैं। 3D प्रिंटर्स कई तरह के होते हैं। सबसे कॉमन वाला जो इस वीडियो में यूज हुआ है, यूज FDM, फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग कहते हैं। इसमें फिलामेंट का एक लंबा धागा स्टैंड यूज होता है। ये अक्सर प्लास्टिक होता है, पर डिपेंड करता है आप क्या प्रिंट कर रहे हो। फिलामेंट की मोटाई अक्सर 1.65 mm होती है, लगभग 2 क्रेडिट कार्ड्स जितनी मोटी। आज हम जो प्रिंटर देख रहे हैं उसका फिलामेंट बड़े स्पूल्स में आता है। आप इसे किसी भी कलर में ले सकते हो। फिलामेंट कई तरह के होते हैं, पर फिक्र मत करो, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, सबसे कॉमन और शुरू करने के लिए बेस्ट है। कुछ मटेरियल्स बहुत सख्त होते हैं जो मुड़ते नहीं हैं। कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं और एडवांस मटेरियल्स इतने मजबूत होते हैं कि मुश्किल कंडीशंस भी झेल लेते हैं। इस वीडियो के लिए हम बैम्बू लैब का A1 3D प्रिंटर देखेंगे। बैम्बू लैब कोशिश कर रही है कि ये प्रिंटर्स आम लोगों तक पहुंचे। ये प्रिंटर लगभग एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जितना बड़ा है। इसे अपने वर्कस्पेस या डेस्क पर रखना बहुत आसान है। चलो A1 को और करीब से देखते हैं। इस पार्ट को गैंट्री कहते हैं। आपका 3D ऑब्जेक्ट एक मेटल बिल्ड प्लेट पर प्रिंट होगा। इसे निकाला जा सकता है ताकि आप इसे धो सके या बदल सके। ये नीचे लगे मजबूत मैग्नेट से टिका रहता है। प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक टच स्क्रीन है और आप इसे कंप्यूटर या मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। मशीन के ऊपर एक सपोर्ट आर्म है जो फिलामेंट स्पूल को पकड़ता है। फिलामेंट के सिरे एंड को हाथ से ट्यूब में डाला जाता है। फिर वो प्लास्टिक ट्यूब से होता हुआ सीधा टूल हेड तक जाता है। अंदर फिलामेंट पिघलता है और एकदम नीचे से बाहर निकलता है। टूल हेड के अंदर एक स्टेपर मोटर होती है जो घूमकर फिलामेंट को नीचे खींचती है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक मोटर तो बस एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती है, पर स्टेपर मोटर अलग है क्योंकि इसे एकदम सही जगह पर रोका या मूव किया जा सकता है। यहाँ एक और स्टेपर मोटर है। जब ये घूमती है तो बेल्ट मूव होती है जो टूल हेड को लेफ्ट राइट चलाती है। इस बार को X एक्सिस लिनियर रेल कहते हैं। दोनों तरफ 2 थ्रेडेड रॉड्स हैं। अगर आप पास से देखो तो इन्हें देख सकते हो। जब ये घूमती है तो टूल हेड ऊपर नीचे अप डाउन होता है। इन्हें Z एक्सिस लिनियर रेल कहते हैं। इसका मतलब टूल हेड सिर्फ 2 डायमेंशंस में मूव कर सकता है, लेकिन ये तो 3D प्रिंटर है। तीसरे डायमेंशन के लिए बिल्ड प्लेट आगे पीछे Y एक्सिस मूव होती है। नीचे एक और स्टेपर मोटर है जो बेल्ट घुमाती है। इसी से बिल्ड प्लेट आगे पीछे मूव होती है। तीनों डायमेंशंस में मूवमेंट की वजह से प्रिंटर लेयर बाय लेयर 3D मॉडल बना पाता है। यहाँ एक कैमरा है जो प्रिंटिंग के वक्त फोटोज लेता रहता है। वीडियो भी बना सकते हो जो बाद में देखने में बड़ा मजा आता है। 3D प्रिंटिंग में कुछ मिनट लग सकते हैं या फिर कई घंटे और दिन भी अगर मॉडल ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। इस बॉक्स के अंदर की जगह को बिल्ड वॉल्यूम कहते हैं। आप सिर्फ उतनी ही बड़ी चीज बना सकते हो जो इसके अंदर फिट हो। अगर बड़ी चीज बनानी हो तो यूज कई टुकड़ों में प्रिंट करके जोड़ा जा सकता है। बैम्बू लैब के प्रिंटर्स में पहले से ही कुछ रेडी टू प्रिंट 3D मॉडल्स आते हैं। इस छोटी नाव बोर्ड को बेंची कहते हैं। यह प्रिंटर की स्पीड और क्वालिटी चेक करने का एक स्टैंडर्ड टेस्ट है और मॉडल्स के लिए आप मेकर वर्ल्ड या बाकी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप 3D सॉफ्टवेयर में अपना खुद का मॉडल भी बना सकते हो, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप रियल वर्ल्ड चीजों को 3D स्कैन करके उनका मॉडल भी बना सकते हो। मॉडल मिलने के बाद यूज ऐसे फॉर्मेट में बदलना पड़ता है जो प्रिंटर समझ सके। अक्सर मॉडल्स इन फॉर्मेट्स में होते हैं। फिर आप इसे स्लाइसर नाम के प्रोग्राम में डालते हो। ये स्लाइसर मॉडल को बहुत सारी लेयर्स में काट देता है। स्लाइसर इसे G कोड बनाता है। G कोड प्रिंटर के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसमें लिखा होता है कि मोटर्स को कब और कैसे मूव होना है और फिलामेंट कब निकलना है। अच्छी बात यह है कि आपको G कोड समझने की जरूरत नहीं है। बस इसे प्रिंटर को भेज दो और वो अपना काम कर देगा। आलो एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट बटन दबाते ही बिल्ड प्लेट और नोजल गर्म होने लगते हैं।
टूल हेड की मोटर घूमती है और फिलामेंट को अंदर खींचती है। नीचे वाले पार्ट को नोजल कहते हैं। ये पार्ट बहुत गर्म हो जाता है। पीएलए के लिए यह लगभग 290 तरह का गर्म होता है। प्रिंटिंग के वक्त इसके पास हाथ मत ले जाना। टूल हेड थोड़ा फिलामेंट बाहर निकलता है पर्ज ताकि फ्लो सही हो जाए। इसे प्रिंटर पूक भी कहते हैं। लोग अक्सर इसे इकट्ठा करने के लिए एक कंटेनर 3D प्रिंट कर लेते हैं। इसके बाद प्रिंटर बेड लेवलिंग करता है। इसे ये पक्का होता है कि बिल्ट प्लेट एकदम सीधी है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो प्रिंट खराब हो सकता है। आजकल के प्रिंटर्स में बेड लेवलिंग ऑटोमेटिक होती है, जो पुराने प्रिंटर्स के मुकाबले बहुत आसान है। शुरू करने से पहले प्रिंटर कुछ लाइंस बनाता है ताकि फ्लो चेक हो सके। पीछे एक नोजल वाइपर होता है जो नोजल को साफ रखता है। इतना सब होने के बाद प्रिंटिंग शुरू होती है। पहली लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे प्लेट पर अच्छी तरह चिपकना होता है, इसीलिए बिल्ट प्लेट को गर्म किया जाता है। कभी कभी चिपकाने के लिए खास ग्लू भी यूज होता है। अक्सर प्रिंटर पहले आउटलाइन बनाता है और फिर अंदर का हिस्सा, अंदर वाले पार्ट को इनफिल कहते हैं। इसे पूरा सॉलिड बनाने की जरूरत नहीं होती, वरना फिलामेंट वेस्ट होगा। KSAR 15% इनफिल काफी होता है मॉडल की शेप बनाए रखने के लिए। प्रिंटिंग खत्म होने के बाद प्लेट गर्म होगी तो ध्यान से, पर कुछ ही मिनट्स में चीज ठंडी हो जाएगी और आप इसे उठा सकते हो। ये रहा A1 प्रिंटर एक्शन में। इस 3D मॉडल को देखो, इसका जो हिस्सा हवा में है यूज बिना सपोर्ट के प्रिंट करना नामुमकिन है, इसलिए इसमें सपोर्ट्स ऐड करने पड़ते हैं। ये जो हरा ग्रीन ट्री जैसा दिख रहा है वही सपोर्ट्स है। एक और एग्जांपल गेटवे आर्च। रियल लाइफ में भी इसे बनाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट्स लगे थे। 3D प्रिंटर भी वही लॉजिक यूज करता है। बैम्बू लैब सॉफ्टवेयर से हम ऐसे सपोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। छोटे मोटे ओवरहैंग तो प्रिंटर हैंडल कर लेता है, पर ऊपर के लिए सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। प्रिंट होने के बाद सपोर्ट्स को तोड़कर अलग किया जा सकता है। देखो 3D प्रिंटेड गेटवे आर्च तैयार है। पहले सिर्फ एक ही कलर में प्रिंट होता था, पर A1 प्रिंटर कई कलर्स में प्रिंट कर सकता है। इसके लिए AMS लाइट नाम का डिवाइस चाहिए होता है। ये सीधा प्रिंटर से कनेक्ट हो जाता है। इसमें 4 अलग फिलामेंट स्पूल्स लग सकते हैं और 4 ट्यूब्स इसे प्रिंटर के फिलामेंट हब से जोड़ती है। इस साइड ए एंड को AMS लाइट में डाला जाता है और मोटर इसे खींच लेती है। बैम्बू लैब के स्पूल्स में एक RFID चिप होती है। इससे प्रिंटर अपने आप जान लेता है कि फिलामेंट कौन सा है और किस कलर का। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। प्रिंट शुरू होते ही AMS लाइट पहला कलर आगे भेजता है। प्रिंटर गर्म होता है और काम शुरू हो जाता है। जब कलर चेंज करना होता है तो टूल हेड साइड में जाता है। ये एक लेवर को दबाता है जिससे पुराना फिलामेंट कट जाता है। फिलामेंट पीछे खींच लिया जाता है और दूसरा कलर अंदर डाला जाता है, पर नोजल में अभी भी पुराना कलर बचा होता है। इसे साफ करने के लिए टूल हेड दूसरी तरफ जाता है और बचा कुचा कलर बाहर निकाल देता है। जब एकदम साफ नया कलर निकालने लगे तब प्रिंटिंग फिर से शुरू होती है। अब प्रिंटर नए कलर के लिए तैयार है। इसे बेड स्लिंगर कहते हैं क्योंकि बेल्ट प्लेट आगे पीछे घूमती है। इसके लिए टेबल पर ज्यादा जगह चाहिए होती है और प्लेट के तेजी से हिलने की वजह से बड़े मॉडल्स में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है तो टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल है। अब एक अपग्रेडेड मॉडल देखते हैं, X1 कार्बन। ये महंगा है पर इसके बहुत फायदे हैं। पूरी तरह बंद इनक्लोज्ड है ताकि अंदर का टेम्परेचर सही रहे। ऊपर और आगे ग्लास लगा है अंदर देखने के लिए। इसका टूल हेड और भी ज्यादा गर्म हो सकता है जिससे क्वालिटी बेहतर आती है। इसे कोर XY प्रिंटर कहते हैं क्योंकि टूल हेड X और Y एक्सिस पर हिलता है और प्लेट सिर्फ ऊपर नीचे जाती है। बेड स्लिंगर के मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें 3 थ्रेडेड रॉड्स हैं जो प्लेट को ऊपर नीचे करती है। इसमें लाइडार टेक्नोलॉजी है जो पहली लेयर को स्कैन करके चेक करती है। इसमें बेहतर कैमरा और LED लाइट भी है। इसका फैन टेम्परेचर और हवा को साफ रखता है। इसके ऊपर आप अपना AMS रख सकते हो। X1 कार्बन वाला AMS पूरी तरह बंद होता है। इससे फिलामेंट में नमी मॉइस्चर नहीं जाती और प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी रहती है। 3D प्रिंटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है।